Hello students, welcome back to Gradify Academy. Today we are going to do a chapter called Preparation of Cost Sheet. This is for TY BCom 6th Sem. Now, before doing cost sheet ka sum, we will go through the format of cost sheet. Very important to learn the format of cost sheet. Now, अगर आप format देखेंगे तो आपने 3 कॉलम अमाउंट के लिए बनाना है, एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है. अब जो मेन हेड्स है कॉस्ट शीट का वो आपको प्रॉपरली लर्न करना है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टैकल विद द डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल या इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मटेरियल कंज्यूम में जो इक्वेशन होता है ना वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल. कोई एक्सपेंस जो हमने परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड किया है, फॉर एग्जांपल कैरेज, फ्रेट एसेट्रा, एंड उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप फर्स्ट कॉलम में डाल के सेकेंड कॉलम में अमाउंट लेके आएंगे. ओके, फॉर्मेट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सम एकदम परफेक्टली बनेगा. सेकेंड है डायरेक्ट वेजेस और लेबर. उसका डायरेक्ट एक ही अमाउंट दिया होगा, आप सेकेंड कॉलम में डालिए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेकेंड कॉलम में डालिए. अब ये सारे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को ऐड करके लास्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में लेके आओ. ये जो तीनों ऐड होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट. ओके, दिस इज द मेन आंसर फॉर द डायरेक्ट ओवरहेड्स. देन टू प्राइम कॉस्ट वी विल ऐड वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं. अब आपके सम में जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर मैंने वो कॉमन एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं मोस्टली. तो इट इज़ इनडायरेक्ट वेजेस, इट इज़ इनडायरेक्ट वेजेस. ठीक है, डायरेक्ट वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा, सॉरी डायरेक्ट वेजेस में आएगा. यहाँ पर आपको डालना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, फ्यूल, electricity charges which is related to factory, repairs to plant and machinery, rent, rates and taxes, सारे फैक्ट्री एक्सपेंडिचर है. देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है ना, वो फैक्ट्री में आएगा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. अगर आपका ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर के लिए है तो इट विल बी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड्स में हम सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री में जो खर्चा होता है वो लिखते हैं. ओके, नाउ ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्यों लिखा है रेड पेन से? क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है. कभी आपके सम में रहता है तो कभी नहीं रहता है. सपोज इन केस अगर है आपके सम में सेल ऑफ स्क्रैप, ओके, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है. देखिए इनडायरेक्ट वेजेस वगैरह जो भी एग्जाम्पल्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के, फर्स्ट कॉलम में ऐड करके सेकेंड कॉलम में लेके आओ. ओके, जैसे 1 1 1 1 ऐड किया आपने, दिस इज 6, यहाँ पे 6 लेकर आइए. उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप से 2 रुपीज़, सो 6 माइनस 2 विल गिव यू 4. ओके, तो सेल ऑफ स्क्रैप हमारे फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस हो जाएगा. देन उसमें अगर वर्क इन प्रोग्रेस सम में है तो वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दो चीज़ होता है बस. वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा. हमारे रॉ मटेरियल के जैसे परचेज, कैरेज, ये सब नहीं होता. ओनली ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस करना है. इसका जो नेट फिगर आएगा ना वो आप यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर लेंगे. ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपने ओपनिंग से माइनस किया, वो अमाउंट बाहर लेकर के आए, देन आपने ये वाले अमाउंट के साथ ऐड किया. ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्लोजर अमाउंट यहाँ पर लिखो. ओके, नाउ ये क्लोजिंग अमाउंट प्लस ये वाला प्राइम कॉस्ट और ये अमाउंट मिला के टोटल होता है वर्क्स कॉस्ट. ओके, तो दिस इज द वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में देन यू विल ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑफिस मैनेजर सैलरी, जनरल चार्जेस, डायरेक्टर्स फीस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस फॉर ऑफिस, डेप्रिसिएशन फर्नीचर और अदर कोई भी ऑफिस रिलेटेड आइटम होगा वो सब आप फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे. लास्ट कॉलम में लेकर आकर आप अपने वर्क्स कॉस्ट में उसको ऐड कर लो. ओके, ऐड कर लिया, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ अगर आपके सम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये भी सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही होता है. अगर आपके सम में है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देन आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, ब्रिंग इट आउटसाइड एंड देन ऐड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
Okay, now to this cost of goods sold, you will have to add selling and distribution overheads. For example, carriage outwards, commission on sales, sales manager salary, etc. और बहुत कुछ होता है, depreciation on delivery van, ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स मैनेजर्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ जो भी रिलेटेड होता है आपके सेलिंग से, या एडवर्टाइजमेंट होगा, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस होगा, ये सब आपको यहाँ पर ऐड करना है. ऐड करके ब्रिंग इट आउटसाइड, ऐड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, देन अगर आपको सेल्स दिया है सम में, राइट द सेल्स, एंड सेल्स में से जब आप अपना कॉस्ट माइनस करेंगे, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो आपको प्रॉफिट देगा या लॉस. अगर आंसर पॉजिटिव में है तो वो प्रॉफिट है, और अगर आंसर नेगेटिव में है तो वो लॉस है. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. इससे ही रिलेटेड आपको फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है, और यही आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जहाँ पर उसका प्लेसमेंट है वहीं पर आपको डालना है, दैट इज आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बीच में इन बिटवीन आप डालेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. तो दिस इज द फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है. ओके, नाउ ये कन्वर्जन टेबल है. ये कन्वर्जन टेबल हमको आता है जब हमको प्रॉफिट एलिमेंट देते हैं ना. तो सपोज दे हैव गिवन 20% ऑन सेलिंग प्राइस, आपको लास्ट में दिया रहेगा टू फाइंड द प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. बट सेलिंग प्राइस तो आएगा हमको प्रॉफिट ऐड करने के बाद. तो व्हाट यू विल डू, सेल्स लाने के लिए देन व्हाट यू शुड डू, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो जो कॉस्ट आ गया है ना, उसका 25% इज इक्वल टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. आप करके भी देखेंगे, आपको आंसर सेम आएगा. तो ये टेबल जो है आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये टेबल आप लर्न कर लीजिए. दिस इज नोन एज कन्वर्जन टेबल. सो 1/6 या 16.66% ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 25% ऑफ सेलिंग प्राइस इज 33 और 33.333. कैलसी पे लेंगे तो 33.333 रिकरिंग percentage of cost price. 33 1/3% of selling is 50% of cost price, and 50% of selling price is 100% of cost price. ऐसे आपको ये कन्वर्ट करना है. अगर आपको आपके पास सम में अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो कभी कभी क्या देते हैं, टू फाइंड द प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट प्राइस. ओके, तो कॉस्ट प्राइस तो आपको मिलना ही मिलना है ना. आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, तो डायरेक्टली यू कैन टेक 20%. वो टाइम पे आपको फिर जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, डायरेक्टली आप कॉस्ट का 20% लेंगे, उसको ऐड करेंगे कॉस्ट से, एंड आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कॉस्ट शीट. इसी से रिलेटेड एक सम देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और इजी मेथड में कैसे आपको करना है. सबसे पहले तो सम को, जैसे मैं तो ये बहुत सारे जो आइटम्स डाले हुए हैं, हमारा पूरा कॉस्ट शीट का आइटम कवर हो जाएगा, वो वाला सम हमने ले लिया है. ओके, तो आपको सबसे पहले सम पढ़ना है. सम पढ़ के आपको मार्क करना है कि वो आइटम, पर्टिकुलर आइटम कहाँ पर जाएगा. जैसे यहाँ पर स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग, ये हमारा जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में. तो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे हल्के पेंसिल से मार्क कर लिया. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग और वगैरह करते थे 12th स्टैंडर्ड में, TD, PC, PD, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी मार्क करना है. ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गोज इन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर लेंगे, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम. परचेसेस आपको ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है, वो भी हम हेड का नाम लिख रहे हैं. ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम. देन डायरेक्ट वेजेस इज डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का हेड है हमारे पास, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा. कैरेज इनवर्ड इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज के साथ आपको ऐड करना है. कैरेज आउटवर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपके लास्ट वाला जो हेड है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज आउटवर्ड उसमें जाता है. देन मैनेजर सैलरी इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो आप उसको टिक कर लो. सम पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर आइटम के लिए कोई एडजस्टमेंट है तो उसको आपने ऐसे टिक कर लेना है. ओके, तो वी हैव एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैरेज इनवर्ड, carriage outward and manager salary. General charges will go in office and administration. Legal charges for criminal suit. देखो स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना टू नो द कॉस्ट. जब कोई प्रोड्यूसर या कोई मैन्युफैक्चरर कुछ मैन्युफैक्चर करता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, तो उसका एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कॉस्ट आ गया 1 लाख रुपीज़. बट ही वॉन्ट्स टू नो कि जो मैं बना रहा हूँ, मैंने 100 यूनिट बनाया तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, राइट? वो चीज़ फाइंड करने के लिए
मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉस्ट शीट बनाता है। तो यूनिट पर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ना कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट। क्रिमिनल सूट मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई लीगल चार्जेस हमको लग गया है, तो ये हमारे कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है। ओके तो ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट, जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें जाता है, तो इसमें ये नहीं आएगा। तो वी पुट अ क्रॉस ईयर। जो चीज़ हमारे कॉस्ट शीट को इफेक्ट नहीं करता है उसको आपने इग्नोर करना है। ओके कमीशन ऑन सेल्स जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्यूल इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर फैक्ट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्टर्स फीस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड्स या उसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, एंड ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्समैन सैलरी इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑडिट फीस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो ये आपने लर्न करना है कि कौन सा आइटम कौन से हेड के नीचे आने वाला है। Now, the manager's time is shared between the factory and the office in the ratio of 20:80. 20:80 मतलब 1:4। तो आपका जो मैनेजर सैलरी है ना उसको आप 1:4 में एलोकेट करेंगे, 1/5 एंड 4/5। 1/5 ऑफ द अमाउंट विल गो, यानी 72,000 का जो 1/5 है वो हमने डालना है फैक्ट्री में। ओके और 75,000 का 72,000 का जो 4/5 है वो आपने डालना है ऑफिस में, उसको एलोकेट करके डायरेक्टली डाल देंगे। दिस इज द एडजस्टमेंट। कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके तो कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो आप क्या करेंगे, ये कैरेज आउटवर्ड जो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया है उसमें से 7,500 हम माइनस कर देंगे। ओके 7,500 हमारे सेल्स का नहीं है, वो तो है हमारे इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ओके और उसका सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट में जाता है, तो यहाँ पर 7,500 का सेकेंड इफेक्ट आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, कैरेज ऑन मशीनरी विल बी कैपिटलाइज्ड एंड सो विल बी इग्नोर्ड इन कॉस्ट शीट। तो डायरेक्टली आप 7,500 सिर्फ माइनस करके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपना कैरेज इनवर्ड डालेंगे। नाउ इट इज गिवन सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्टली उसका 120%, यानी जो भी अमाउंट आएगा कॉस्ट प्राइस उसका 120% आप प्रॉफिट लेंगे एंड फिर प्रॉफिट को कॉस्ट में ऐड करके यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। दिस इज हाउ द कॉस्ट शीट विल बी प्रिपेयर्ड। तो अगर हम इस सम को थोड़ा सा जल्दी से इजी वे में कैसे करना चाहिए, ये आपका कॉस्ट शीट का है। आप अपने एग्जाम पेपर में पहले सम पढ़ेंगे। सम पढ़ने से क्या होता है, हमको मालूम पड़ जाता है कि पर्टिकुलर हेड में कितने आइटम्स हैं। हम मार्क करेंगे ना, यहाँ पे मार्क करेंगे तो यू विल कम टू नो कि मुझे कितना चीज़ डालना है डायरेक्ट मटेरियल में। वो हिसाब से आप अपना स्पेस छोड़ दो। ओके स्पेस छोड़ दो, बार हर एक हेड के लिए आपको सम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने मार्किंग कर लिया है और मार्किंग के हिसाब से आप इजीली आप अपना खाली पोस्टिंग कर दो। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,70,000। ओके तो डायरेक्ट मटेरियल में हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटी में, पेपर में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2,70,000। ओके नाउ वी हैव परचेस ऑफ मटेरियल्स, तो हम ऐड करेंगे परचेस ऑफ मटेरियल्स। अगर कोई परचेस रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न ऑफ मटेरियल, तो वो आप डायरेक्टली कैलसी पे माइनस करके नेट अमाउंट डाल सकते हो। तो परचेस ऑफ मटेरियल इज 12,48,000. Okay, then raw material consumed में we don't have anything else. मार्किंग के बाद we come to know. तो उसके बाद हम सीधा माइनस करेंगे, एक कैरेज इनवर्ड है राइट, तो कैरेज इनवर्ड हम यहाँ पर डाल सकते हैं। कैरेज इनवर्ड्स इज 48,000। 48,000 फर्स्ट कॉलम में डाल दो। ओके इसका टोटल हो गया 15,66,000। इनर कॉलम में ही रखिए उसको, 15,66,000। फ्रॉम दिस आई विल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। प्लीज लर्न टू यूज द कॉलम्स।
3 कॉलम हमने क्यों बनाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर हेड में अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स है तो उसको आप फर्स्ट कॉलम में करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 lakhs. Okay, now 15,66,000 minus 3 lakhs gives me 12,66,000. इसको आप सेकेंड कॉलम में डालो. Okay, then direct wages is 3,57,600. Direct expenses 1,20,000. Okay, अब ये हमारे जो डायरेक्ट ओवरहेड्स है ना, ये तीनों को आप ऐड करके लास्ट कॉलम में लेकर के आएंगे और उसका टोटल है मतलब 12,66,000 प्लस 3,57,600 प्लस 1,20,000. दिस गिव्स मी 17,43,600. 17,43,600. सो दिस अमाउंट इज द प्राइम कॉस्ट. हमारा सबसे पहला कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इज प्राइम कॉस्ट विच इज 17,43,600. नाउ अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डायरेक्ट ओवरहेड्स, यहाँ तक डायरेक्ट ओवरहेड्स हो गया. अब आपको आइटम वाइज पोस्टिंग करना है. ठीक है, पोस्ट करते जाइए. पोस्टिंग का मार्क्स होता है, जितना आइटम आपने अपने कॉस्ट शीट में डाल दिया उतना आप मार्क्स कलेक्ट करेंगे. अब आपको आइटम के हिसाब से पोस्टिंग करना है, हेड्स के हिसाब से नहीं. यहाँ हो गया हेड्स के हिसाब से, और हमारे क्वेश्चन में जो पहला हेड था ना डायरेक्ट मटेरियल, वो भी ऑर्डर में ही दिया हुआ था. सो हमारा नेक्स्ट आइटम है इनडायरेक्ट वेजेस, और वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में. तो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट वेजेस डालो. Indirect wages, number of items are more here, so I will put the amount indirect wages 24,000 in the first column. क्योंकि इसके आइटम्स ज़्यादा हैं. Then salaries to administrative staff 60,000. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब यहाँ पर आप अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स का सर्च मत करते रहो कि आइटम किधर है तो हमें दूसरा डालूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा. आपको क्या करना है, लाइन से, एक लाइन से आप सारे आइटम्स अपने अपने हेड में डालो. सी आफ्टर इनडायरेक्ट वेजेस वी हैव सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 60,000. तो मैं अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में इट इज सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, salaries to staff, and the amount is 60,000. तो inner column, first column 60,000. Next item is carriage inward. Carriage inward हमने already हमारे raw material consume में डाल दिया है. Next item is carriage outward, जो हमारा जाना है selling and distribution में यहाँ पर. तो carriage outward का amount given is 37,500. 37,500 में से हम 7,500 माइनस कर देंगे. ओके, तो हमारा कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा 30,000. 37,500 शो दिस, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट है ना. 7,500 इनर कॉलम में 30,000. नेक्स्ट जो है वो है मैनेजर सैलरी, और मैनेजर सैलरी का एडजस्टमेंट है इट इज़ टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:4. 20:80 मतलब 1:4. तो 20:80. This is 1 time and 4 time. So 1/5 will go in your factory overheads and 4/5 will go in office overheads. Okay. Now manager salary का amount given is 72,000. तो 72,000 into 1/5 and 72,000 into 4/5. Okay. 72,000 divided by 5 is 14,400 is your factory overheads, and 14,400 into 4 यानी 4/5 हम लेंगे तो 57,600 is your फैक्ट्री ओवरहेड. ऐसे आपको एलोकेट कर देना है, ये दोनों अमाउंट आप एलोकेट कर देंगे. 72,000 1/5 इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, 4/5 इज ऑफिस ओवरहेड्स. तो डायरेक्टली हम फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि मैनेजर सैलरी हम वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे. मैनेजर्स सैलरी. ओके, सो मैनेजर सैलरी इज 1/5 which is 14,400, and मैनेजर सैलरी आप अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में
you will put 4 by 5, that amounts to 57,000. This is how you do the sum. Okay. Next, general charges, office and administration. General charges, office and administration, it is 37,200. 37,200 आप डाल दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट हम फाइनेंशियल अकाउंट में डालते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा. कमीशन ऑन सेल्स, सो कमीशन ऑन सेल्स हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड में ऑन सेल्स अमाउंट इज 28,000. ओके. फ्यूल इज फैक्ट्री ओवरहेड्स 96,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स में है. इट इज़ फॉर फैक्ट्री, तो हम फैक्ट्री में डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स एंड द अमाउंट इज 72,000. फर्स्ट कॉलम. डायरेक्टर्स फीस विल बी इन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. डायरेक्टर्स फीस amount is 36,000. Okay. Then repairs to plant and machinery. Repairs to plant and machinery. Amount is, plant and machinery will be factory overheads. Okay. It is 63,000. 36,000. Okay, then 16, 17, okay, so it is 63,000. repairs to plant and machinery 63,000. थोड़ा सा अमाउंट्स ऊपर नीचे हो जाता है बुक में. डायरेक्टर्स फीस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच इज 18,000. नो, डायरेक्टर्स फीस इज डन. repairs to plant and machinery is done. rent, rates and taxes factory is 18,000. so rent, rates and taxes, it is 18,000. Okay. Rent, rates and taxes, office is 9,600. Rent, rates and taxes for office. This is for factory. Okay. Then 9,600. Then depreciation on furniture. फर्नीचर मतलब दिस विल गो इन ऑफिस. ओके. फैक्ट्री फर्नीचर बोलेंगे तो वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज 3,600. एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी है 45,000. डेप्रिसिएशन ऑन plant and machinery 45,000. Okay. Then salesman's salary 50,000. sales and distribution में salesman's salary 50,000. and audit fees office and administration, audit fees it is 18,000. Okay. सब हो गया, हमारा एडजस्टमेंट भी हो गया है. नाउ वी विल ऐड एंड टेक द अमाउंट आउटसाइड. अब आपका ये जो वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं उसको आप लेकर के आओ सेकेंड कॉलम में. 3,32,400. Add this 3,32,400 to 17,43,600. यानी प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमको मिलता है वर्क्स कॉस्ट. ओके. दिस इज 20,76,000. ओके. देन हम अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे. इसका नेट अमाउंट इज 60,57,600. नेट अमाउंट इज 2,22,000. 2,22,000 is my ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मिला के. अब ये ऑफिस एंड ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को आप ऐड करेंगे वर्क्स कॉस्ट, तो टोटल अमाउंट इज 22,98,000.
22,98,000 is my cost of production. Okay, so 22,98,000 इसमें हम ऐड करेंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टोटल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 1,08,000. So add 1,08,000 to 22,98,000, which will give me cost of sales. My cost of sales now is 24,06,000. Okay, 24,06,000. Now इसमें इन लोग ने बोला है प्रॉफिट नहीं, इट इज सेल्स. सेल्स इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. नाउ 24,06,000 दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसका 120% इज सेलिंग प्राइस. 28,87,200 इज माई सेल्स. 28,87,200. 28,87,200 में से आप अपना कॉस्ट माइनस करो. दिस ये चीज़ है ना, स्टैंडर्ड नहीं है. दिस विल कीप ऑन चेंजिंग. कभी आपको सेल्स दिया रहेगा और सेल्स का प्रॉफिट एलिमेंट फाइंड करने को बोलेंगे, कभी कॉस्ट का बोलेंगे. तो अब आपको क्या करना है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करना है. जो डिफरेंस होगा, अगर पॉजिटिव में आया तो वो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आया तो लॉस. एंड द डिफरेंस इज 4,81,200 विच इज़ माई प्रॉफिट. 4,81,200 डन. राइट. तो जब सेल्स होता है, सेल्स में से हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमको कॉस्ट मिलता है. और अगर हमको कॉस्ट में से कुछ निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें हम ऐड करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा. तो होप ये तो आपको मालूम ही होगा. नाउ दिस इज द सम जिसमें बहुत सारे आइटम्स इंक्लूडेड थे. ओके, नाउ मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि और कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट एडजस्टमेंट जहाँ पे हमको कन्वर्जन टेबल, ये कन्वर्जन टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. तो एक सम हम देख लेते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते हैं. नाउ सी हियर, ये इलस्ट्रेशन 7th में इन्होंने दिया है सेल आर मेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. नाउ जब आप अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको कॉस्ट तो मिल जाएगा. ओके, कॉस्ट मिल जाएगा तो हम 20% ऑन सेल्स नहीं निकाल सकते हैं. राइट, दिस इज कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कॉस्ट. तो यू कैन नॉट टेक 20% ऑफ कॉस्ट, दैट विल बिकम रॉन्ग. तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट. तो आपका जो भी कॉस्ट आया है ना, उसका 25% आपको निकालना है, वो ऐड करना है, फिर आपको सेल्स मिल जाएगा. ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए. एंड दिस इज़ द कन्वर्जन टेबल जो हमने अभी डिस्कस किया था. सो स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. एक और बात मुझे आपको ध्यान दिलाना है, फॉर्मेट जो होता है ना सम का, दैट शुड बी वेरी नीट. इसमें है ना, कॉस्ट शीट में बहुत सारे हेड्स होते हैं. ओके, तो आप इंडिविजुअल हेड्स को प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. दिस इज डायरेक्ट वेजेस. पेंसिल से आप एग्जाम में सिर्फ पेंसिल यूज कर सकते हैं. ओके, प्राइम कॉस्ट हमारा फर्स्ट हेड का आंसर है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से है ना करेंगे अंडरलाइन. देन हमारा सेकेंड हेड है वर्क्स कॉस्ट. तो वर्क्स कॉस्ट को आप सेकेंड हेड का जो आंसर है वर्क्स कॉस्ट. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली अंडरलाइन कर लो. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडरलाइन कर लो. ओके, एंड देन सेल्स. दिस इज हाउ यू प्रेजेंट द सम. और सारे जो इंडिविजुअल हेड है, हेड के जो नाम है, उसको भी आपने टाइम अगर होता है आपके पास तो उसको अंडरलाइन कर लो. जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स अंडरलाइन किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट्स इट. और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज़ जो हमको ध्यान में देना है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो फॉर्मेट के हिसाब से अगर आपके पास सेल ऑफ स्क्रैप एंड वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे आपको वो चीज़ करना है. ओके, नाउ वर्क्स कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किया, हमको मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ सपोज अज्यूम कि आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइटम नहीं है, कोई भी ओवरहेड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया इसके आगे तो हमारे पास कोई हेड नहीं है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना है. कोई भी अगर इंडिविजुअल एक आइटम है तो वो एक आइटम आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे. बट अगर कोई भी चीज़ सेलिंग में नहीं है, सिमिलरली अगर कोई भी चीज़ ऑफिस का नहीं है तो आफ्टर वर्क्स कॉस्ट आप अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा. ओके,
तो इस तरह से आपको सम जो चीज़ नहीं है उसको बीच में से हटा देना है। तो दिस इज़ हाउ वी डू द कॉस्ट शीट। और जैसा मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, आइटम वाइज आपको पोस्टिंग करना है। गॉड फॉरबिड अगर आपका सम कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना भी आइटम आपने पोस्टिंग किए ना उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो रादर देन गोइंग अगेन एंड अगेन हेड वाइज आप बार बार अगर सम में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आंसर भी जल्दी मिलेगा नहीं। तो ये फॉर्मेट से करो। और ये कॉस्ट शीट का जो वीडियो है ये मुझे किसी ने डिमांड किया, स्टूडेंट ने, तो उनके डिमांड पे हमने ये बनाया है। और ये इजी मेथड से आपको इजीली कॉस्ट शीट करने को आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सब कुछ। सो स्टूडेंट्स, होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्लियरेंस, कोई सम आपको करवाना है तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।